हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कुछ अच्छा नहीं रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जो अगर वीडियो को आप देख रहे हो, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। आपके लिए बहुत सारा लर्निंग पॉइंट आज इसमें इंक्लूड मैंने किया हुआ है। देखिए, जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो या फिर मैंने किया है या फिर किसी ने भी मार्केट में जो शुरुआत किया है, कभी ना कभी वो अपने लाइफ में कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन उसने लिया ही होगा। तो आज हम अपनी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और आपसे पूरा रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को आप कम्प्लीटली देखिए, बहुत कुछ आप इससे सीखने वाले हो। चलिए वीडियो को आगे थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे निफ्टी ओवरऑल अपने टॉप से 12% करेक्ट हो चुका है और पिछले 2 सालों से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और रिजेक्ट अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ये आया हुआ है। अब आगे आने वाले दिनों में देखना होगा क्या ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले पाता है या नहीं। चलिए, एक और चीज़ आपसे यहाँ पे शो करने वाला हूँ। जब मैं मार्केट में आया था उस टाइम पे आते ही पहले तो कुछ दिन मुझे सीखने में लगा था, तो हालांकि सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से हमने भी बहुत सारा रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ था। तो उसी को आज आपके सामने मैं शो करने वाला हूँ। हालांकि जब मैंने एंट्री बनाया था, एक्चुअल में मैंने अपना बाइंग शुरू किया था तो उस टाइम पे मार्केट अपना हाई बना चुका था। कहने का मतलब है कि लॉकडाउन के बाद जो कोविड का क्रैश आया था, उसके बाद से जो रैली आई हुई थी एक तरफा, उसके बाद से बहुत से रिटेलर्स इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किए थे, जिसमें से एक मैं भी था। उस टाइम पे मैंने क्या गलती किया होता, इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में आज देखने वाले हैं। यहाँ देखिए, जब मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तब उस टाइम पे कहीं ना कहीं अपना हाई लगा चुका था और वहाँ से अगले एक साल तक मार्केट क्या हुआ, करेक्ट हुआ था और साइडवेज एक बॉक्स में ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। और उसी बीच में मैंने बाइंग भी किया, मैंने सेलिंग भी किया। इस वीडियो के अंदर में 3 स्टॉक्स के आज ऊपर हम बात करेंगे। हालांकि मैंने बहुत से स्टॉक्स बाई किए थे और सेल किए थे, लेकिन मेनली मेरा फोकस 3 स्टॉक्स के ऊपर होगा, क्योंकि तीनों स्टॉक्स एक सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यानी कि पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपका KPI ग्रीन होगा, एक होगा कमिंस इंडिया और तीसरा होगा आपका टाटा पावर। तो तीनों के स्टॉक्स को हम देखने वाले हैं कि मैंने किस प्राइस पॉइंट के ऊपर बाई किया था और कब उसको सेल कर दिया था। अब आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बात करते हैं। अब सवाल आता है कि निफ्टी क्रैक तो हो रहा है, तो कहाँ तक वो गिर सकता है। वो सबसे मेन यहाँ पे पॉइंट है। एक तो हमने देख लिया कि हो सकता है कि मार्केट अभी गिर रहा है तो अपने एक मेजर ट्रेंड लाइन के पास आया हुआ है, तो नो डाउट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है या फिर अप साइड के लिए फिर से यहाँ से निकल सकता है। और दूसरा पॉइंट आता है, जहाँ तक मैं चार्ट को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक वीक वाला कैंडल दिख रहा होगा, तो मार्केट नो डाउट कई बार उसको टेस्ट करने के लिए नीचे भी आ जाता है। अगर उसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि फर्दर आने वाले दिनों में आपको यहाँ से भी 1500 पॉइंट का अभी गैप बाकी है। देखिए, एक चीज़ आपको ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा, मार्केट में आज तक ना ही तो कोई टॉप आज तक बता सका है और ना ही कोई बॉटम बता सका है। जहाँ तक होता है हम कोशिश करते हैं कि हाँ, यहाँ पे टॉप लगने वाला है, यहाँ पे बॉटम लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमें पहले से प्रिपरेशन बना के रखना चाहिए। अगर हाँ यहाँ से करेक्ट होता है 1500 पॉइंट, तो उस टाइम पे हमारे पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा, उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन अभी से बनाना शुरू करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कोई इसका भरोसा नहीं है, मार्केट है, कब कहाँ से घूम जाएगा किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हमें दोनों ही कंडीशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर या फिर हमारा माइंडसेट के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर जहाँ तक मैं चार्ट को समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे एक लेवल होगा 21,500 का, तो नो डाउट अगर आने वाले दिनों में अगर गिरावट होता है तो हो सकता है इसको ये टेस्ट कर सकता है। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए KPI ग्रीन, इसको हमने बाइंग किया हुआ था। कब बाइंग किया हुआ था, डेट नोट कीजिएगा, 22 तारीख था, 4वां महीना 2022। यहाँ पे हमने छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको माल उठाना शुरू किया था। 2022 में 4वां महीना है, डेट को याद रखिएगा। भाव यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 524 रुपये का। हालांकि अभी इसको देखोगे तो उसके बाद से 2-3 बार स्प्लिट होने की वजह से भाव अभी काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफर देखने को मिलेगा। आप डेट से आप पकड़ सकते हो कि चार्ट में उस टाइम पे क्या भाव देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप डेट याद रखिएगा, 4वां महीना 2022 की बात है।
यहाँ पे मैंने आपके सामने KPI ग्रीन का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने जब बाइंग किया था यहीं कहीं वो टाइम पीरियड है, चौथा महीना आपको दिख रहा होगा 2022 में। इसी भाव पे मैंने बाइंग किया हुआ था। हालांकि अभी 60 दिख रहा है कि स्टॉक यहाँ पे अपना स्प्लिट दिया था, 2-3 बार स्प्लिट दे चुका है, जिसके वजह से प्राइस इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिफर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टाइम से आप इसको पकड़ सकते हो, मान सकते हो कि मैंने इसको 60 के भाव पे बाइंग किया था। वहाँ से देखिए मार्केट अभी कैसे एक तरफा रैली इसने दिखाया हुआ था। बीच में आपको कोई भी मेजर करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको सेल नहीं करता तो मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ रहता, आप इस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। जिस प्राइस पॉइंट पर मैंने इसको बाइंग किया था वहाँ से इसने हाई लगाया है तो कितना परसेंट, 11.5% का रैली इसने दिखाया हुआ था। अगर अभी की बात करें, अगर करेक्शन भी हुआ है तो इतने करेक्शन होने के बावजूद भी इसमें देखिए अगर मेरे पास ये होल्डिंग पड़ा रहता तो मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल आपको देखने को मिलता। 550% रिटर्न अभी भी मैं प्लस में रहता यहाँ पे। तो ये बड़ा अमाउंट है, बड़ा नंबर है, ये मायने रखता है पिछले 3 सालों के अंदर में। अब यहाँ पे एक चीज़ एक और दिखाता हूँ। दूसरी कंपनी एक अडानी पावर, इसको भी मैंने बाइंग किया हुआ था उसी टाइम पीरियड के अंदर में। इसका भी डेट आप नोट कीजिए, 2022 में मैंने इसको ख़रीदा था तीसरे महीने में। यहाँ पे मैं इसका टाटा पावर का मैंने चार्ट ओपन किया है, क्लियरली आप देख सकते हो यही वो भाव है और यही वो आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा 2022 का। यहीं पे मैंने कहीं बाइंग किया हुआ था। वहाँ से देखिए मार्केट ऑलमोस्ट 600% का मैसिव रिटर्न दे चुका था और वहाँ से करेक्ट भी हुआ है। तो अभी भी अगर मेरे पास स्टॉक होता तो 350% का कहीं ना कहीं गेन मेरे पोर्टफोलियो में देखने को मिलता। चलिए एक और कंपनी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तीनों ही कंपनी पावर सेक्टर से आती हैं, इसीलिए मैंने एक सेक्टर की कंपनी को इसमें इंक्लूड किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो इसका भी मैंने तोड़ निकाला है कि मार्केट एक तरफा रैली हो या फिर एक तरफा गिरे, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा चलेगा, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। हमें थोड़ा सा कम पैसा चाहिए लेकिन हमारा सिक्योर होना चाहिए। इसके लिए इसका भी तोड़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ देखिए इसके अलावा बहुत से स्टॉक्स हैं जिसमें मैंने बाइंग किया था लेकिन उसको मैंने सेल कर दिया था। सबको मैं बारी बारी आपको दिखाऊंगा, लेकिन कब होगा वो पॉसिबल, जब आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। यहाँ कमिंस इंडिया का भाव देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मैंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था, फरवरी का बात है 2022 में ही। तो वहाँ पे देखिए किस टाइप का यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिलेगा। कमिंस इंडिया का चार्ट आपके सामने ओपन है। इसी भाव के आसपास मैंने इसमें ख़रीदारी किया हुआ था और वहाँ से देखिए अगर मैं इसको भी होल्ड कर रहा होता तो 350% का इसने अपना हाई लगाया हुआ है और इतने करेक्शन होने के बावजूद भी 200% इसमें मुझे अभी भी प्रॉफिट देखने को मिलता। देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए कि मार्केट एक तरफा तो रैली करता नहीं है। निफ्टी को जहाँ तक हमने देखा था, आप ओवरऑल चार्ट को देखोगे तो जब क्रैश आया हुआ था कोविड के बाद तो लगभग 1.5 साल के आसपास इसने अपना हाई पे हाई लगाया था, लेकिन वहाँ से करेक्ट हुआ था 1 साल तक और करेक्ट कितना हुआ था 18%। ये डाटा आप नोट रखिएगा, आपके लिए काम आने वाला है। फिर से यहाँ से जब इसने बॉटम लगाया था, बॉटम से फिर चलना शुरू किया है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल तक एक तरफा रैली इसने दिखाया हुआ है और अभी तक करेक्ट कितना हुआ है 12%। अगर चार्ट रिपीट करता है तो अगर 18% गिरेगा तो यही वो लेवल है 21,500 का, जहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन मैं तो गुजारिश करूँगा भगवान से कि यहीं से टेस्ट करे और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर से अपनी रैली शुरू कर दे। लेकिन अगैन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। अब सवाल आता है कि हमें करना क्या चाहिए। तो अक्सर मार्केट में बोला जाता है कि स्टॉक से बस आप अफेयर कीजिए, उससे मैरिज मत कीजिए। मैरिज कीजिएगा तो फंसिएगा। मैरिज करने का मतलब आपका उससे भावनात्मक जुड़ाव हो जाएगा, इमोशनल अटैचमेंट जिसको बोला जाता है। एक बार आप खरीद लोगे, जैसे कि स्टॉक एक तरफा निकल रहा है, आप इसमें बाइंग करोगे, थोड़े दिन आपको प्रॉफिट दिखेगा, फिर से वो नीचे चलना शुरू करेगा। आपको एक थोड़ा सा होप रहेगा कि आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, लेकिन होगा क्या, साइडवेज होगा, आपको परेशान करते रहेगा। तो उस टाइम पर आपका क्या होगा, पैसा बर्बाद होगा, उसके अलावा आपका टाइम भी खराब होगा। तो उसके लिए हमने क्या सोचा कि बीच का एक रास्ता निकालो कि हो सकता है कि बहुत से स्टॉक ऐसे भी होते हैं जिसको हम बाई तो कर लेते हैं, लेकिन
वो एक तरफा रैली दिखा जाते हैं, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल पैसा नहीं बन पाता है। तो उसके लिए क्या उपाय है कि किसी भी स्टॉक को बाई करो, मैंने सोचा है बाई करो, उसको होल्ड करो कब तक, जब तक वो आपका पैसा डबल नहीं कर देता, यानी 100% का रिटर्न नहीं दे देता है। जैसे ही मेरा 100% का रिटर्न अचीव होगा, वहाँ पे मेरा 50% क्वांटिटी बुक होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन मेरा पैसा वहाँ पे 50% बुक होना ही चाहिए। उस पैसे को मैं अपना सिक्योर कर लूँगा। अब उस पैसे को क्या करना है उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जिस कंपनी में मेरा पैसा डबल हुआ है, अब उसको हम बात कर लेते हैं। अब होगा क्या, उसमें 2 कंडीशन होंगे, या तो नीचे गिरेगा, या तो वो साइडवेज होगा, या तो यहाँ से फिर से वो रैली शुरू करेगा। लेकिन अगर आपने अच्छा स्टॉक ढूंढ रखा है, अच्छा उसका बिजनेस है, तो नो डाउट वो नीचे आया है, करेक्ट होगा, कुछ दिन साइडवेज होगा और फिर से वो रैली अपना शुरू करेगा। तो आपका पैसा क्या हो गया, क्या होगा, वहाँ पे मल्टीपल पे मल्टीपल होता जाएगा, मल्टीपल पे मल्टीपल होता जाएगा। लेकिन क्या उसमें आपका बड़ा पैसा बनेगा, नहीं बनेगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, हमें फिर से उसके क्वार्टरली रिजल्ट को जब भी आए, कंपनी शो करे, तो उसको ऊपर ध्यान बना के रखना है और देखना है कि जैसे ही उम्मीद से अगर अच्छा उसका रिजल्ट आता है तो कभी भी टॉप पे बाई नहीं करना है। एसआईपी में हम क्या करते हैं, किसी भी भाव पे माल को उठा लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वैल्यू बाइंग करना है। वैल्यू बाइंग कैसे पता लगेगा, उसके पी से पता लगेगा या फिर उसके करेक्शन से पता लगेगा। उसके करेक्शन के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसमें अपना वैल्यू बाइंग करेंगे। फिर से वो रैली शुरू करेगा, जहाँ फिर 100% का रिटर्न अचीव होगा, फिर से हम उसमें अपने क्वांटिटी 50% बुक कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पैसा भी बढ़ते जाएगा। इसको हम बोलते हैं एवरेज अप। एवरेज अप हम करते जाएंगे, हमारा पैसा भी बनते जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो लॉट है, क्वांटिटी है किसी भी स्टॉक में, वो हमारा बढ़ते चला जाएगा। और दूसरा इसका फेज देख लेते हैं कि हमने किसी स्टॉक को बाइंग किया, 100% उसमें टारगेट अचीव हो गया। अब क्या हुआ, उसमें अब डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर हमने उसका रिजल्ट देखा, रिजल्ट उसका उम्मीद के हिसाब से नहीं था, यानी कि फ्लैट था या फिर निगेटिव में आ रहा है। अब निगेटिव में आएगा तो क्या होगा, हम उसमें बाइंग करेंगे, बिल्कुल भी बाई नहीं करेंगे। वहाँ पे हम अपना जो भी क्वांटिटी है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अब वो कुछ भी करे। फिर उसमें क्या होगा, साइडवेज होगा, नीचे आएगा या फिर वो घूमते रहेगा। क्या उससे हमारा कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमने जो इसमें अपना पैसा लगाया था, हमारा पैसा तो ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो इसी तौर पे मैं काम करता हूँ। इसके ऊपर मैंने बहुत से वीडियो इसके ऊपर डाले हुए हैं, 5 से 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें मेरा टारगेट अचीव हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ तक कि इस गिरते हुए मार्केट में भी मैंने अपना टारगेट 2-3 कंपनियों में अचीव किया है। और अगर इसमें ज़्यादा करेक्शन नहीं होता तो 2-3 स्टॉक्स और भी मेरे रेडी थे, जिसको मैं आपके सामने शो करता, लेकिन क्या करें, अभी मार्केट में गिरावट हो रहा है तो ओवरऑल उनकी भी पिटाई शुरू हो गई है। एक में तो मेरा 90% के आसपास टच कर चुका था, लेकिन उसमें इतना मैसिव करेक्शन हुआ है कि अब मात्र 25% के आसपास बचा हुआ है। जब इस स्टॉक को मैं आपके सामने शो करूंगा तो आपको नाम जरूर शो करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।